नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 5 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है भारत पाकिस्तान युद्ध से। आज ही के दिन 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की शुरुआत की थी और भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। तारीख की इस एपिसोड में हम स्पेसिफिकली उस जुगुप्सा, उस जिज्ञासा, उस क्वेरी, उस संशय, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये बार बार कहा जाता है, लगभग किंवदंती बना दी गई है कि 1965 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री ने इसलिए संघर्ष विराम के कागज़ों पर दस्तखत किए क्योंकि उन्हें गलत ब्रीफ दी गई थी, क्योंकि एक कायर जनरल था जो फ्रंट पे नहीं जाता था, जिसे अपनी फ़ौज के बारे में नहीं मालूम था। उसने गलत बयानी की और उसके चलते प्रधानमंत्री ने एक गलत फैसला लिया। आज हम इस थीसिस को टटोलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले युद्ध का बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1964 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर को लेकर एक कमेटी बनाई। नाम था कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी। इस कमेटी का मकसद था कश्मीर के हालात पर नज़र रखना। कमेटी के अध्यक्ष उस वक्त होते थे अजीज़ अहमद, जो इससे पहले विदेश सचिव रह चुके थे पाकिस्तान के। अजीज़ ने कश्मीर को लेकर 2 प्लान तैयार करवाए, जिनमें से एक था एलओसी के पार यानी कि भारत की तरफ गड़बड़ियाँ पैदा करना और दूसरा घुसपैठियों को मदद मुहैया करवाना। इसी प्लानिंग का नतीजा था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अयूब के सामने जब ये प्लान पेश किया गया तो उनकी नज़र अखनूर पर पड़ी, जिसे देखकर अयूब ने कहा, ये तो भारत की जगलर वेन है, अगर इस पर कब्जा कर लिया गया तो कश्मीर भारत से कट जाएगा। इसी योजना के तहत एक और प्लान बनाया गया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान जो हवाई किले बना रहा था, पहले उसकी बयानगी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने सोचा हम एलओसी के रास्ते कश्मीर घाटी में घुसेंगे, गुलाम कश्मीर, वो लोग कहते हैं गुलाम कश्मीर की आवाम तो हमारा साथ ही देगी। सबसे पहले हम भारत और कश्मीर को जोड़ने वाले पुल उड़ा देंगे, इसके बाद निशाना लगाएंगे कम्युनिकेशन के सिस्टम्स पर। इस तरह भारत कश्मीर से कट जाएगा और वहाँ कोई मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। इसके बाद आएगा प्लान का सबसे ज़रूरी हिस्सा, वो ये कि हम रेडियो पर एक स्टेशन वॉइस ऑफ कश्मीर चलाएंगे। वहाँ से ऐलान होगा कि कश्मीर के आवाम ने हिंदुस्तान से बगावत कर दी है और कश्मीर आज़ाद हो चुका है। कारगिल की लड़ाई की कहानी सुनाते हुए हमने आपको ये बताया था तफसील से कि पाकिस्तान की सेना टैक्टिकली अच्छे से सोच लेती है, बहुत अच्छे से सोच लेती है, लेकिन स्ट्रेटेजी को लेकर उसके पास ग्रे मैटर की कमी है। वो ऐसे प्लान्स बनाती है जिसमें ढेर सारे अजम्पशंस होते हैं और इसीलिए जब ये प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो ढह जाते हैं। कारगिल में भी पाकिस्तान ने कमोबेश वही अजम्पशंस बनाए और वही गलती की जो उसने 1965 की जंग में की थी। कैसे, सुनिए। पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्लान के हवाई किले की एक ईंट नहीं बिछ पाई थी कि पाकिस्तान के 4 घुसपैठियों को भारतीय की फौज ने पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की साजिश का कच्चा चिट्ठा उगलवा लिया। पाकिस्तान के प्लान के तहत 8 अगस्त को रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ भी, लेकिन ये अनाउंसमेंट था ऑल इंडिया रेडियो का, हमारा, जिसमें पाकिस्तान की पूरी साजिश का बखान कर दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर को अपने मकसद में कामयाब न होता देख 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। ग्रैंड स्लैम का मकसद था अखनूर पर कब्जा। इसका मतलब फ़ेज़ 1 इनका पूरा नहीं हुआ था, हो नहीं पा रहा था, फ़ेज़ 2 लॉन्च कर दिया। ग्रैंड स्लैम का मकसद था कि भारत को कश्मीर के साथ जोड़ने वाली इकलौती सड़क पाकिस्तान के कब्जे में ले लिया जाए और इस तरह कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल जाए। बहुत सिमिलर अजम्पशन है कारगिल की लड़ाई के से जब आप उसकी तुलना करके देखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की मरी स्थित 12 इन्फेंट्री डिवीज़न को इस प्लान में बड़ी भूमिका निभानी थी, क्योंकि वो कश्मीर के पास ही तैनात रहते हैं। इसके कमांडर थे उस वक्त मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन जिब्राल्टर के प्लानर्स में से एक थे और उन्हें टैक्टिक्स के मामले में एक काबिल अफसर माना जाता था पाकिस्तान आर्मी में। मलिक 24 अगस्त को ही ग्रैंड स्लैम शुरू कर देना चाहते थे, लेकिन उन्हें परमिशन मिली नहीं। 1 सितंबर तक के उनको वेट करना पड़ा। 2 सितंबर को जाकर पाकिस्तानी सेना ने छम पर कब्जा किया। पाकिस्तानी सेना तवी नदी के किनारे पहुंच गई। अखनूर अब बस 9.5 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। बीट मिशन में कमांडर बदल दिया, याया खान को कमांडर के तौर पर तैनात किया गया। ये सब पॉलिटिकल पॉइंट जुटाने के चलते किया जा रहा था। याया खान चाह रहे थे कि ऑपरेशन में कामयाबी मिले और उनका ओहदा बढ़ जाए। लगे हाथ इसका भी इंतज़ाम हो जाता कि अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट थे और मलिक जो कि कमांडर थे उस फौज के, उनके बीच असहज करने वाला कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं हो कि कश्मीर को आज़ाद कराया किसने है, क्योंकि वहाँ फ़ौज में हीरोज़ बहुत आगे तक निकल जाते हैं। एनीवेज, इसके बाद पाकिस्तान ने जोरियान पर कब्जा किया।
लेकिन कमांडर बदलने के खेल में पूरे 36 घंटे खर्च हो गए। ये वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। भारत ने इस समय का इस्तेमाल सेना को जुटाने और एयरफोर्स को एंगेज करने में लगा लिया। अगर पाकिस्तान ने जोरियान और अपने कमांडर्स को बदलने के पीछे 36 घंटे बर्बाद नहीं किए होते तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इसके बाद भारत ने वेस्टर्न फ्रंट पर मोर्चा खोला, हमारी मजबूरी थी। मतलब पंजाब और राजस्थान की तरफ फ्रंट्स खोल दिए गए। 5 और 6 सितंबर 1965 के बीच की रात भारतीय सेना ने बॉर्डर लांघ ली, लाहौर के एयरपोर्ट तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट सिटी लिमिट्स। 7 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरन सेक्टर से अपनी कार्रवाई शुरू की इस एरिया में। 20 सितंबर आते आते भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1920 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर भारत की 550 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चली गई थी। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और पीओके के कुछ हिस्से थे। लाहौर के हम लोग आउटस्कर्ट्स पे थे, जबकि पाकिस्तानी सेना सिंध के दूसरी तरफ पड़ने वाले, मतलब हमारे तरफ पड़ने वाले रेगिस्तान और कश्मीर के पास छम इलाके में कब्जा किए बैठी थी। ये लड़ाई पूरे 22 दिन चली, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस की पहल पर युद्ध विराम की घोषणा हो गई। बहुत लोग मानते हैं कि युद्ध विराम के लिए सहमति देकर भारत ने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये युद्ध एक हफ्ते और चलता या थोड़ा और खिंचता तो पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता। अब इसके पीछे अलग अलग तर्क भी दिए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स की कसौटी पर यह बात पूरी तरह से खरी उतरती दिखती नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। एक रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर एस कल्याण रमन, जो कि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA में रिसर्च फेलो है। उन्होंने एक पेपर के माध्यम से इस मामले में कुछ तर्क पेश किए हैं जिन्हें हम आपसे बांटना चाहते हैं। पहला कारण यह गिनाया जाता है कि युद्ध विराम होने तक भारत के पास पाकिस्तान से 2 गुने टैंक्स थे, पर गणित के सामने ये कैलकुलेशन फेल दिखाई पड़ता है। क्यों? सुनिए। लंदन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 1966 की रिपोर्ट के हिसाब से 1 सितंबर को इंडियन आर्मी के पास 720 टैंक थे, वहीं पाकिस्तान के पास 765। 25 सितंबर के रक्षा मंत्री चौहान के बयान के हिसाब से भारत ने लड़ाई के दौरान 128 टैंक खोए। 720 में से 128 घटाएं तो संख्या हुई 592, यानी भारत के पास 23 सितंबर तक 592 या मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 600 टैंक्स थे। भारत के एस्टीमेट के हिसाब से पाकिस्तान के 200 टैंक्स बर्बाद हुए थे, जबकि पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट्स में संख्या 165 है। अब थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप कर ले कुल संख्या में से, तो आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान के पास 565 से लेकर के 600 तक टैंक्स बचे होने चाहिए। इससे ये बात खारिज हो जाती है कि युद्ध विराम के वक्त भारत के पास पाकिस्तान से 2 गुना आर्मर था, 2 गुने टैंक्स थे। दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु ये माना जाता है कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद खत्म होने वाला था। इस बात की भी पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती है। आइए जानते हैं क्यों। यहाँ पे भी थोड़े फैक्ट्स हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। विदेश नीति में इन दिनों अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि जिन देशों को वो युद्ध सहायता प्रदान करता था उन्हें वॉर वेस्टेज रिजर्व के तौर पर 6 हफ्तों का एम्यूनिशन मुहैया कराता था। 1965 का युद्ध करीब 3 हफ्ते चला, मतलब 3 हफ्ते का गोला बारूद खत्म हो गया था और 3 हफ्ते का गोला बारूद उसके पास बचा रहा होगा, ये एस्टिमेट है। 3 हफ्ते का असला पाकिस्तान के पास बचा होना चाहिए था। अब भारत की बात कर लेते हैं। साफ साफ ये हम नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का गोला बारूद पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था। हालांकि इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान से मजबूत थी। भारत के पास 90 दिन का एम्यूनिशन बचा हुआ था, ये एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। और इसी 90 दिन के एम्यूनिशन बचे होने वाली बात को लेकर सबसे ज़्यादा बखेड़ा खड़ा होता है। उसी को लेकर हमारा तीसरा बिंदु भी है। 1965 की लड़ाई में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल JN चौधरी, सेनाध्यक्ष। युद्ध विराम को लेकर 20 सितंबर को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ब्रीफिंग मांगी उनसे और उनसे एक सवाल किया जनरल चौधरी से। शास्त्री जी का सवाल था, अगर युद्ध कुछ दिन और चले तो भारत को क्या एक स्पेक्टैकुलर जीत मिल सकती है? इसके जवाब में जनरल चौधरी ने कहा कि आर्मी के पास गोला बारूद खत्म होने को हो रहा है, इसीलिए अब और जंग लड़ पाना भारत के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि भारत को संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, मंजूर ही कर लेना चाहिए। बाद में मालूम चला कि भारतीय सेना के गोला बारूद का केवल 14 से 20% रिजर्व ही खर्च हुआ था। अब हम यहाँ पे एक राइडर जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के वॉर रिजर्व्स और भारत के वॉर रिजर्व्स के एग्जैक्ट फिगर्स को लेकर के अलग अलग मत हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स में, लेकिन 2 बातें तय हैं।
पाकिस्तान का गोला बारूद और आर्मर यानी कि उनके टैंक्स इतने कम नहीं हुए थे जितना किंवदंतियों में बताया जाता है, और भारत के वॉर रिजर्व तो उससे भी कम इस्तेमाल हुए थे। 14 से 20% वाले आंकड़े पर कमोबेश सारे एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं कि भारत के पास लगभग 80% गोला बारूद बचा हुआ था। वो कितने दिन का था उसको लेकर के अलग अलग एस्टिमेट्स हो सकते हैं। अब पहली नज़र में तो लगता है कि जनरल JN चौधरी की वजह से भारत ने जीत का एक मौका गंवा दिया, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वो कहते हैं ना, अज्ञान से बुरा होता है आधा ज्ञान। पूरी बात क्या थी, इसके लिए हमें 20 सितंबर से एक हफ्ता पहले के हालात पर गौर फरमाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 13 सितंबर को युद्ध को लेकर कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ इस पर चर्चा होती है कि अगले कुछ दिनों में युद्ध विराम हो जाए तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। जंग के कारण अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर T. कृष्णमाचारी और फूड मिनिस्टर C. सुब्रमण्यम चिंतित थे। इसलिए इन दोनों ने युद्ध विराम को लेकर सहमति दी, क्योंकि इनके कंसर्न इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी को लेकर थे। अब युद्ध विराम का ये प्रपोजल UN की तरफ से था और UN के सेक्रेटरी जनरल यू थाट उन दिनों दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन रक्षा मंत्री YB चौहान इस प्रपोजल के सख्त खिलाफ थे। एक और व्यक्ति था जिसने युद्ध विराम का पुरजोर विरोध किया था, और ये थे जनरल JN चौधरी। सेलिंग हैरिसन, जो उस समय वॉशिंगटन पोस्ट के साउथ एशियन ब्यूरो के चीफ हुआ करते थे, उनके अनुसार 13 सितंबर को ही मीटिंग में जनरल चौधरी ने युद्ध विराम का विरोध किया था। उनका कहना था कि पंजाब में आर्मी जीत के बिल्कुल करीब है और पाकिस्तान की सेना को हम जितना डैमेज पहुंचा पाए हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य के हिसाब से ही भारत के लिए अच्छा होगा। प्रधानमंत्री शास्त्री और कैबिनेट के दूसरे लोगों ने जनरल चौधरी से कहा कि अगर संघर्ष विराम हो भी जाए तो ये एक तरफा होगा, पाकिस्तान युद्ध नहीं रोकेगा, क्योंकि वो बार बार इस मुद्दे को कश्मीर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि भारत केवल इस लड़ाई को रोकने में ही इंटरेस्टेड था, उसका और कोई पॉलिटिकल एम नहीं था उस वक्त। ऐसे में प्रधानमंत्री को लगा कि युद्ध विराम से भारत को दो तरफा फायदा होगा। एक तो डिप्लोमेटिक रूप से भारत की जीत होगी, क्योंकि दुनिया को ये दिखाई देगा कि भारत बड़ा देश है, बावजूद उसके उस पर हमला हुआ और वो लड़ाई रोकना भी चाहता है। वहीं आर्मी लड़ाई जारी रखते हुए अपनी एडवांटेज को कायम रख पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए जाएगा नहीं। तब शास्त्री जी ने UN सेक्रेटरी जनरल यू थाट को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि भारत को युद्ध विराम मंजूर है अगर पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। जैसा भारत एक्सपेक्ट कर ही रहा था, पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा किया। वो कश्मीर मुद्दे से इस लड़ाई को चूंकि जीत जोड़ना चाहता था, इसीलिए युद्ध विराम उसने अनाउंस नहीं किया। हालांकि तब तक पाकिस्तान की हालत थोड़ी पतली हो चली थी, जैसा कि हमने पहले बताया, ऑलमोस्ट आधे उनके रिजर्व यूज हो गए थे। लेकिन अयूब नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में वो पाकिस्तान को कमज़ोर दिखें एज प्रेसिडेंट। पाकिस्तान मदद मांगने चीन और अमेरिका के पास भी गया, वहाँ से भी कोई मदद खास नहीं मिली। युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो सकती थी, इसीलिए 20 तारीख के आसपास पाकिस्तान युद्ध विराम को लेके राजी हो गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक हफ्ते पहले तक शास्त्री युद्ध विराम की कोशिश कर रहे थे, तो 20 तारीख को वो अचानक युद्ध को आगे बढ़ाने की क्यों सोचेंगे। ये उस कॉन्टेक्स्ट में आता है सवाल की, ये चलती है ना बात कि शास्त्री लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको पीछे से किसी ने मना किया। शास्त्री ने जब जनरल चौधरी से पूछा कि क्या हम इस हफ्ते में युद्ध जीत सकते हैं, तो इस सवाल को हमें 13 तारीख के घटनाक्रम की रोशनी में ही देखना चाहिए, जब जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि युद्ध को जारी रखना ठीक होगा। लेकिन 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच युद्ध के हालात बहुत बदले। 13 तारीख तक जनरल चौधरी को लग रहा था कि सियालकोट में भारत निर्णायक बढ़त बना लेगा। इससे पहले 11 सितंबर को फिलौरा पर कब्जा हो गया था। 14 तारीख को सेना चविंडा की तरफ बढ़ गई। उम्मीद थी कि अगर चविंडा पर कब्जा हो गया तो लाहौर और सियालकोट के बीच के लिंक को तोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान फिर घुटनों पे आने लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा शहर थ्रेटन हो जाएगा उसका। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 14 सितंबर और 19 सितंबर की दो कोशिशों के बावजूद भारत चविंडा पर कब्जा नहीं कर पाया। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह उस समय सेना के वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC हुआ करते थे। चविंडा को लेकर उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि स्थिति वर्चुअल स्टेलमेट की बन गई थी, मतलब न कोई पक्ष जीत पा रहा था न कोई पक्ष हार रहा था, फंस गई थी लड़ाई। इसके अलावा 20 सितंबर तक लाहौर की स्थिति में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं आया था। खेमकरन को वापस हासिल करने में भारत नाकामयाब रहा था। सिर्फ एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी जब 15 इन्फेंट्री डिवीजन ने डोगराई पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो भी 22 तारीख को हुआ, यानी कि युद्ध विराम के निर्णय के 2 दिन बाद। चूंकि 13 सितंबर को जनरल चौधरी ये कह चुके थे कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि आगे क्या हो सकता है, तो युद्ध विराम की बात को जस्टिफाई करने के लिए शायद उन्होंने असलहा कम होने की बात कही हो, ऐसा माना जाता है।
मेजर जनरल डी.के. पलित ने अपनी किताब वॉर इन हाई हिमालय में लिखा है, जनरल चौधरी का यह जवाब ऑफ द कफ था, यानी बहुत जल्दबाजी में दिया हुआ था। जैसा कि उनकी आदत थी, उन्होंने बिना अपने स्टाफ से वेरीफाई किए ये बात बोल दी। यकीनन ये बड़ी गलती थी, लेकिन केवल इसी जवाब की बिना पर युद्ध विराम का निर्णय लिया गया, ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। उस समय के वैश्विक हालातों का इसमें कितना हाथ था, ये समझने के लिए हमें चौथे बिंदु पर चलना होगा। चौथा बिंदु, भारत उस समय इंटरनेशनल मंच पर पूरी तरह अकेला पड़ा हुआ था। उसका एकमात्र दोस्त सोवियत संघ था, लेकिन वो भी इस लड़ाई में न्यूट्रल बना रहा। यूनाइटेड नेशंस में जब तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश हुआ तो सोवियत ने भी समर्थन में वोट किया। ये शायद पहली बार था कि अमेरिका और सोवियत संघ ने यूएन में किसी मसले पर एक जैसा वोट डाल दिया। सोवियत संघ को शायद लग रहा था कि लड़ाई अगर लंबी चली तो चीन इसका फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में प्रमुख भूमिका ले लेगा। उधर 1962 का युद्ध जीतने के बावजूद चीन भारत पर गिद्ध की नजर डाले हुआ था। पाकिस्तान जब चीन से मदद मांगने पहुंचा तो उन्होंने कोई मटेरियल एड तो उनकी बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन एक सलाह उनको दे दी कि लड़ाई और लंबी खींचो। दरअसल चीन मौका ढूंढ रहा था कि कैसे भारत के फटे में टांग अड़ा दी जाए। युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर ही चीन ने पहला स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें लिखा था कि एक लोकल मुद्दे को भारत जनरल लड़ाई में तब्दील कर रहा है। आगे के दिनों में उसने लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। 16 सितंबर को उसने एक स्टेटमेंट में कहा, भारत सीमा क्षेत्र में अपनी सभी घुसपैठ को तुरंत रोके, वरना इसके गंभीर परिणामों की जिम्मेदारी भारत की होगी। इसके अगले ही दिन यानी 17 सितंबर को चीनी सैनिकों ने सिक्किम और लद्दाख सेक्टर्स में सीमा के करीब जुटना शुरू कर दिया और 20 सितंबर को नाथुला सहित कई स्थानों में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी भी की गई। ऐसे हालात में ये कहना कि एक हफ्ता युद्ध और चलता तो पाकिस्तान सरेंडर कर देता, गलत अगर नहीं है तो इनकम्प्लीट ज़रूर है। हार या कहें जीत न पाने के चलते बलि का बकरा ढूंढने की मानसिकता में हम कभी शास्त्री पर सवाल उठाते हैं तो कभी उन्हें सलाह देने वाले जनरल चौधरी पर प्रश्न उठाते हैं। सिर्फ जीत और हार की नज़र से देखें तो यकीनन चूक हुई थी, लेकिन ये कथन पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है। ये तथ्य है कि 1965 की लड़ाई में कोई पक्ष निर्णायक रूप से नहीं जीत पाया था। वो एक उलझी हुई लड़ाई थी जिसमें कोई कहीं आगे था, कोई कहीं आगे था। इसी ऊहापोह में युद्ध विराम भी हो गया था। देशभक्ति का जज्बा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंट देश की निशानी है कि वो अपने अतीत की असलियत को देखे। अतीत में जो दिखाई पड़े उसकी हवाई कहानी बनाने के बजाय फैक्ट्स को स्वीकार करे। इतिहास के सागर में मंथन करो तो हमेशा अमृत ही नहीं निकलता, साथ में हलाहल भी निकलता है, जिससे पीकर आप नीलकंठ बनते हैं, मजबूत होते हैं। तारीख के आज के एपिसोड में इतना ही। इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे इसे शूट किया था हमारे साथी मोहन ने। देखते रहिए दिल एलन टॉप। शुक्रिया।